नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम लोग उपस्थित हैं गणित के बेहद महत्वपूर्ण सवाल और शिक्षण के प्रश्नों के साथ। तो आज का जो आपका वार होगा वो 30/30 का वार होगा। तो नए भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सवाल क्या कह रहा है, किस राशि पर साधारण ब्याज से 6 महीने में 4% वार्षिक दर से, अब यहाँ देखिए 4% वार्षिक दर मतलब आर की वैल्यू दी हुई है। आर की वैल्यू कितना है 4%। उसके बाद आपका ब्याज 150 रुपये होगा। एसआई की वैल्यू दी हुई है कितना 150, और यहाँ 6 महीने मतलब समय आपका टी बराबर 6 मंथ दिया हुआ है, जो कि हमारा जो ब्याज होता है ब्याज वार्षिक दर से लिया जाता है, वार्षिक समय से लिया जाता है। इसलिए चूँकि एक वर्ष में 12 मंथ होते हैं, इसलिए 6 महीने को हम लोग 6/12 वर्ष भी लिख सकते हैं। यही हमको लिखना होगा। तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 वर्ष। अब यही मान हम अपने सूत्र एसआई बराबर पी आर टी बटे 100 में रख दें। पी क्या है, पी आपका मूलधन है, आर दर है, टी समय, एसआई आपका वार्षिक ब्याज जो है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज वही है। अब इसको हल कर लें। 150 बराबर पी की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू कितना है 1/2, और टी की जगह आर की वैल्यू 4 है और टी की जगह 1/2 इंटू 100। बस इसी को हल कर ले। 4 से काटें किसको 25 बार, कितना 100 कट जाएगा। तो जो P की वैल्यू आएगी, अब हम लोग क्या करें तिर्यक गुणा करें। तिर्यक गुणा करेंगे तो 150 इंटू 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 50। जब इसको आप हल करेंगे तो P की वैल्यू कितनी होगी ₹7500। आपका क्या हो जाएगा उत्तर, कौन सा नंबर 2 ऑप्शन जो है आपका उत्तर हो जाएगा 7500। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं हैं। महिलाएं कितना है 4/25। उसके बाद सदस्यों का कितना प्रतिशत था। अब आप समझिए कि सदस्यों का कितना प्रतिशत है 4/25। हमने मान लिया टोटल सदस्य कितने हैं। टोटल सदस्य हमारे अगर 100 हैं तो उस 100 में फीमेल कितनी हुई, ये हमारे टोटल सदस्य हैं। टोटल सदस्य कितने हैं 100। अब टोटल सदस्य में जो महिलाएं हैं, महिलाएं आपका 100 का 4/25 मतलब कितना 25 चौके 100 16 महिलाएं। तो पुरुष कितने हो गए, पुरुष आपके हो गए 84। 100 माइनस 16 कर दिया तो कितने मिल गए 84। अब कह रहा है कि ये महिलाएं या सदस्यों का कितना प्रतिशत है। तो हम महिला का प्रतिशत निकाल लें। महिला का प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 16 महिलाएं हैं, कहाँ से 100 से इंटू 100 प्रतिशत। तो 100 से 100 कट जाएगा, कितने प्रतिशत होगा सीधे 16%। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जब भी कभी ऐसे सवाल आए तो सबसे पहले हमको क्या ध्यान देना होगा, पूरे सदस्यों को मान लेना होगा 100। जब आप पूरे सदस्य को 100 मानेंगे तो 100 में से महिलाओं की संख्या निकाल लेंगे। यहाँ 100 पूरे सदस्यों की संख्या है, उसमें महिलाओं की संख्या 4/25 थी, हमने काटा तो 16 महिलाएं निकली। जब 16 महिलाएं हो गई तो पुरुष कितने हो गए 84। अब हमको महिलाओं का प्रतिशत निकालना था, तो हमारे पास महिलाओं की संख्या कितनी है 16 महिलाएं हैं, कहाँ से हैं टोटल मेंबर कितने थे 100। तो 16 में पूरे 100 मेंबर में 16 महिलाएं इंटू 100%। 100 से 100 कट गया, कितने प्रतिशत 16% आपकी महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की। एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले ₹500 में बेची जाती थी। अब आप समझिए कि इन्होंने क्या किया है, पूरे सामान में 10% की कमी कर दिया है। 10% की कमी कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ
कि कितने रुपए की कमी किया है, पहले हम लोग ये जाने। तो पहले सामान बेचा कितने में, 500 में बेचते थे। अब बताइए 10% की कमी किए हैं, तो पहले हम 500 का 10% निकालें कितना होगा। तो 500 का 10% हो गया आपका 50। इसका मतलब अब जो सामान उन्होंने बेचा है, कितने का बेचा है, पहले 500 का जो सामान बेचते थे वही सामान अब 450 रुपये का बेच रहे हैं। यहाँ तक आप लोग समझ में पा गए। तो कौन सा आपका उत्तर सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। सिर्फ एक लाइन का सवाल था, समझने का सवाल था। फिर से सवाल को समझ लीजिए। दुकानदार ने अपनी कीमतों में कितने की कमी किया, 10% की कमी कर दी। एक सामान की नई कीमत क्या है, नई कीमत पूछ रहा है। पहले सामान कितने में बेचते थे, 500 में बेचते थे, और 10% की कमी कर दिए। तो 500 का 10% हमने निकाला, कितना हुआ, 50। तो पहले सामान 500 में था, अब 50 रुपए की कमी कर दिए, तो कितने में बेचेंगे, आपका 450 में। यही नई कीमत है। तो कौन सा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, अब सवाल में कह रहा है नीचे तापमान जो है डिग्री सेंटीग्रेड में लिखा हुआ है, इस तापमान में एक डेटा सेट दिया गया है, -6, -8, -2, 3, 2, 0, 5, 4, 8। डेटा का परिसर, जब भी परिसर की बात करें तो रेंज का जो सूत्र होता है, रेंज का सूत्र होता है आपका उच्च स्तर माइनस निम्न स्तर। अब आप देखिए कि परिसर में उच्च स्तर कहाँ है, तो आपको देखिएगा कि उच्च स्तर आपको मिलेगा क्या, 8 आपका उच्च स्तर हो गया। निम्न स्तर की बात करें तो निम्न स्तर आपका कितना है, -8। तो उच्च स्तर की जगह हमने 8 लिखा, फिर आपका माइनस है, माइनस किया, निम्न स्तर की जगह क्या लिखेंगे, -8। बस इन्हीं को करना होगा जोड़। माइनस का गुणा जब माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा, तो 8 + 8 कितना हो जाएगा, 16। तो जो रेंज है, परिसर है, कितना है, 16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कौन सा उत्तर, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक सिक्का 10 बार उछाला जाता है और परिणाम इस प्रकार अवलोकित किए जाते हैं, पहले हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल, टेल, हेड, हेड, टेल, हेड, हेड। एच है चित और टी है पट। चित प्राप्त करने की संभावना क्या है, टोटल कितनी बार उछाला जा रहा है, टोटल उछाला जा रहा है 10 बार। अब हमको चित मतलब हेड प्राप्त करने की संभावना मतलब प्रायिकता के बारे में पूछ रहा है, तो वो प्रायिकता क्या होगी। टोटल जो परिणाम है आपका 10 बार है, लेकिन हेड प्राप्त करने की जो संभावना है हम लोग देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। हेड के लिए एच की प्राप्ति हमें कितनी बार हो रही है, कितनी बार एच आ रहा है, 6 बार। तो अब जो संभावना होगी 6/10 बार के बराबर ही तो होगी। तो हम लोग संभावना देखें, अर्थात प्रायिकता हमारी क्या होगी, प्रायिकता होगी टोटल 6 बार हेड आ रहा है, एच की संभावना या एच की प्रायिकता 6 बार टोटल आ रहा है, कहाँ से, 10 बार से। तो क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, मतलब 3/5। ये आपकी हो जाएगी संभावना किसके लिए, हेड की प्राप्ति के लिए, कि 3/5 हेड की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर से सवाल समझिए। एक सिक्का कितनी बार उछाला जा रहा है, 10 बार। 10 बार उछाला जा रहा है, परिणाम में 6 बार आपको मिल रहा है हेड और 4 बार मिल रहा है टेल। हमसे पूछ रहा है हेड प्राप्त करने की संभावना क्या है, तो जितनी बार आया है उसके बट्टे टोटल कर देंगे। वही चीज़ हमने यहाँ पर किया है, हल किया है। कितनी संभावना जा रही है, 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कोई धनराशि साधारण ब्याज। अब देखिए इसको हम बहुत शॉर्ट ट्रिक से लगाएंगे, बस आप लोग देखते रहिए। यहाँ साधारण ब्याज पर 15 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में स्वयं का
5 गुना हो जाती है। देखिए यहाँ समय दिया है तो हम लोग इसे T1 मानेंगे। T1 बराबर कितना दिया है, 5 वर्ष। उसके बाद N1 कितना दिया है, N1 बराबर दिया है 3 गुना, मतलब 3 गुना का मतलब 3। उसके बाद यहाँ पर देखिए 5 गुना N2 की वैल्यू दिया हुआ है 5 गुना। T2 की वैल्यू हमें निकालनी है, अर्थात समय कितना लग रहा है उसको निकालना है। जो हमारे पास ट्रिक है बहुत ही छोटा है। T1 बटे T2 बराबर होता है N1 माइनस 1 अपान N2 माइनस 1। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, एक लाइन में सवाल लगेगा। T1 की वैल्यू कितनी है, 15 बटे T2 की वैल्यू निकालनी है और ये हो जाएगा 3 माइनस 1 बटे 5 माइनस 1। जब इसको आप हल करेंगे तो 15 बटे T2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 में से 1 घटा 2 और 5 में से 1 घटा 4, 2 1 का 2, 2 दूनी 4। 15 बटे 2 बराबर 1 बटे 2, 3 1 गुणा कर दीजिए तो जो T2 की वैल्यू है कितनी हो जाएगी, 15 दूना 30 वर्ष। देखिए कितना छोटा सवाल, ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा। कुछ नहीं था सवाल में, T1 की वैल्यू दिया हुआ था, N1 की वैल्यू दिया हुआ है, N2 की वैल्यू दिया हुआ है, T2 की वैल्यू निकालना है। इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे, एक लाइन में सवाल को हल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच का संबंध दिखाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। इसमें देखिए पूरे और उसके अंश के बीच का संबंध, उसको हम लोग पाई चार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पाई चार्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि पाई चार्ट ही ज्यामितीय निरूपण का ऐसा माध्यम है जिसमें अंश और उसके बीच का संबंध दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है यदि क्यों एक प्राकृतिक संख्या है, क्यों एक प्राकृतिक संख्या है, p का वर्ग है तो p है, p क्या है इसको आपको चेक करना है। देखिए कह रहा है क्यों एक प्राकृतिक संख्या है और वो p का वर्ग है। कौन p का वर्ग है, q। तो q बराबर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट q। तो p की जो वैल्यू है क्या होगा, p की वैल्यू होगी p q का वर्गमूल है, q का वर्गमूल है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। q का वर्गमूल कौन है, p है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने सरल सवाल हैं, बस आपको हल करने का तरीका और ट्रिक पता होना चाहिए। यहाँ आपको सब कुछ ट्रिक में बताया जा रहा है। अब देखिए कितना छोटा सवाल, मैं इसे एक लाइन में हल करूँगा। जब कभी ऐसे सवाल आते हैं तो इन सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग लास्ट के सवाल को हल करते हैं। अब यहाँ देखिए लास्ट में क्या था, लास्ट में 121 रूट में है, रूट में कितना है 121। तो जब 121 आपका रूट में है तो हम हल करते हैं कहाँ से, यहाँ से। 121 आपका 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। तो 11 का क्या होगा, वर्गमूल। तो इस पूरे रूट को जब हम लोगों ने हल किया तो क्या मिला हमको, पहले हम लोग सवाल को लिख लें, 91 प्लस रूट 70 प्लस रूट 121। जब इसको हल करेंगे तो आपका होगा 91 प्लस रूट 70 प्लस यहाँ से क्या निकलेगा 11। अब जब इनको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 81, कितना होगा 81। तो 91 प्लस रूट 81। अब देखिए ये जो 81 है किसका है, 9 के स्क्वायर का वर्ग है। तो यहाँ से क्या मिला आपको 9, तो 91 प्लस 9, इन दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा 100। और ये जो रूट 100 है इसका जब हम लोग करेंगे तो ये 10 का वर्ग भी है, तो कितना आ जाएगा उत्तर 10। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है। हमने तो आपको इस ढंग से बताया, आपको इतना भी हल करने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ 11
फिर 11 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 81, निकला 9, 9 इसमें जोड़िए डायरेक्ट कितना हो गया 100, 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 10। बस इस ढंग से सवाल को लगाना होता है, बहुत ही सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्ति में पौधों की संख्या और पंक्तियों की संख्या क्या हो, समान ही हो। तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बतानी है। अब आप समझिए कि एक पंक्ति में पौधा और उसी पंक्ति की जो संख्या होगी वो किसके बराबर होगी, पौधों की संख्या के बराबर। तो जो पार्क है, मान लीजिए ये आपका हुआ क्या पार्क, अब ये आपकी हुई एक पंक्ति, जितने पौधे उतनी पंक्ति। तो इसमें मान लीजिए हमने x पौधे किया तो x पंक्तियां भी हमारी होनी चाहिए इस पार्क के अंदर, जितने पौधे होंगे उतनी पंक्ति, मतलब दोनों की संख्या समान है। तो ये जो यहाँ से हमको निकल के आया कि मान लिया हमने x पंक्तियां हैं पार्क में और x पौधे लगे हुए हैं और इनकी संख्या किसके बराबर है, 784 के। तो x स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 784 के। या x स्क्वायर बराबर हम इसको कह सकते हैं 28 का स्क्वायर, या x की वैल्यू किसके बराबर होगी 28 के। क्यों, क्योंकि यहाँ घात बराबर हैं तो आधार बराबर हो जाएगा। अब हमने इस ढंग से क्यों हल किया, क्योंकि पंक्तियों की संख्या और पौधों की संख्या समान है। तो पार्क में है क्या, पंक्ति और पौधे की संख्या बराबर पार्क हो जाएगा। और पार्क में टोटल कितने पौधे लगे हुए हैं, 784। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ें। नेक्स्ट है आपका, यदि दो राशियां x और y हैं, एक दूसरे को व्युत्क्रम घटते और बढ़ते हैं, मतलब व्युत्क्रम में घटते हैं फिर क्या होता है, बढ़ते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अब आप समझिए कि दो राशियां x y हैं और जब एक दूसरे से व्युत्क्रम घट बढ़ रहे हैं तो इनमें जो संबंध होगा वो क्या होगा, गुणन एक समान बना रहेगा। यही तो एक संबंध होगा, क्योंकि जैसे हमने x राशि एक है और एक y, अब इसका आप व्युत्क्रम घटाइए फिर बढ़ाइए, फिर घटाइए फिर बढ़ाइए, तो जो मानों का गुणन है वो क्या होगा, मानों का जो गुणन है वो एक समान बना रहेगा। तो हम लोग ऑप्शन देखें, उनके संबंधित मानों का अनुपात एक समान, अनुपात मानों का अनुपात नहीं, मानों का गुणन एक समान होगा। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट कह रहा है, दिया है 7y × 6 बराबर क्या होगा। तो अब यहाँ पर y दिया है तो हमें y की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब देखिए यहाँ y की 3 वैल्यू दिया है और 7y × 6, तो अब आप लोग बताइए कितना छोटा सवाल है। y के स्थान पे हमें कुछ न कुछ रखना पड़ेगा। पहले अगर हम y के स्थान पे रख दें क्या, 8, अगर y के स्थान पे 8 रख दें तो ये होगा कितना, 7 8 × 6, 6 8 48, 4 6 7 42, 4 46, सॉरी यहाँ 46 हो जाएगा, 6 4 6 8। हमें y की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब दूसरा देखें, ये मान रख के 6b वाला, तो 78 × सॉरी यहाँ पर 78 की जगह क्या होगा 76, चूँकि y है ना तो 76, और यहाँ फिर थोड़ा सा मिस्टेक हम लोग सुधार रहे हैं, 6 और यहाँ 76 × 6। अब 6 6 36, 6 7 42, 3 45। फिर देखिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू कितनी रखेंगे, 4। तो जब y की वैल्यू रखा 4 और गुणा किया किससे, 6 से, तो 6 चौके 24 हासिल 2, 6 7 42, 2 44। अब समझिए आप, यहाँ जो y का मान कह रहा है हमने ऑप्शन से चेक किया, सबसे पहले y का मान 8 रखा तो 8 4 6 8 आया, जबकि y की वैल्यू हमने कितना रखा था 8,
तो यहाँ चूंकि यहाँ पर तीनों मान y y है तो 8 8 8 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ आया नहीं, इसलिए ए ऑप्शन आपका गलत। फिर जब 6 रखा तो 6 में यहाँ तीनों मान 6 6 6 होना था, लेकिन नहीं हुआ, इसलिए ये भी गलत। जब y बराबर हमने 4 रख दिया, y की वैल्यू कितना रखा 4, तो देखिए यहाँ तीनों मान y y y आया है, इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे प्रश्नों को सबसे अच्छा होता है विकल्प के अनुसार ही लगाइए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 700 मीटर क्षेत्रफल के एक आयताकार टैंक को भरने के लिए 140 मीटर पानी की आवश्यकता होती है। टैंक में पानी स्तर की ऊंचाई क्या होगी। देखिए जो टैंक है, टैंक कैसा है, आयताकार है और घनाभ। तो यहाँ जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 700 मीटर क्षेत्रफल के आयताकार। तो यहाँ क्या लगेगा, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और यहाँ आयत का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 700 मीटर स्क्वायर। तो L इंटू बी की वैल्यू किसके बराबर है, 700 मीटर स्क्वायर के। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है टैंक भरने के लिए 140 मीटर पानी की आवश्यकता है। तो जब 140 मीटर पानी की आवश्यकता है और टैंक में पानी के स्तर की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, तो टैंक का आयतन देख लें। टैंक का आयतन, टैंक का आयतन क्या हो जाएगा भाई, टैंक का आयतन देखेंगे तभी तो हमें पता होगा कि कितना पानी टैंक में। अब पानी टैंक में कितना आएगा, 140 मीटर तक। तो टैंक का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई। वैल्यू हमें h की बतानी है, और यहाँ लंबाई इंटू चौड़ाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 700, तो 700 रख देंगे इंटू ऊंचाई। तो 140 बटे 700 ये बराबर हो जाएगा आपका h। 0 से 0 कटा, 14 पंचे 70, तो h की जो वैल्यू आई 1/5 मीटर। कौन सा सवाल सही होगा, उत्तर आपका सही होगा। चूंकि यहाँ सेंटीमीटर में दिया है, उत्तर हमारा मीटर में है। आपको पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो अब h की वैल्यू 1/5 इंटू 100 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, सवाल को फिर से समझिए। एक 700 मीटर क्षेत्रफल का एक आयताकार टैंक था, तो जब आयत का टैंक है तो आयत का क्षेत्रफल 700 मीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ से लंबाई चौड़ाई की वैल्यू कितनी मिली आपको, 700। लेकिन जो टंकी है, टंकी को भरने के लिए हमें कितने पानी की ज़रूरत है, 140 मीटर। तो ये जो 140 मीटर है ये टंकी का पूरा पानी है ना, और टंकी का पूरा पानी ही क्या होता है, टंकी का आयतन। तो बस टंकी का आयतन का हमने क्या किया, सूत्र लगाया। तो LBH सूत्र होता है। ऊंचाई की वैल्यू हमें पता करनी थी, तो 140 बराबर 700 इंटू h किया, फिर हल करते हुए हमने मान को प्राप्त कर लिया। यही चीज़ आपको भी करना है, सवाल को समझना है, फिर उसके अनुसार हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से मुद्रा के योग का कौशल पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी होती है। देखिए जो मुद्रा है, मुद्रा का योग पढ़ाने के लिए जो आपका रोल प्ले है, रोल प्ले सबसे कारगर होती है। उसमें क्या होता है कि रोल प्ले हर एक चीज़ के मुद्रा और उसका संकेत के माध्यम से या उसका रोल प्ले करके किया जाता है। तो सबसे अच्छी कारगर रणनीति कौन सी होगी आपकी, रोल प्ले की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है अपनी कक्षा में गुणा की अवधारणा को पढ़ाने के बाद एक शिक्षक ने अपने बच्चों से 48 को 4 से गुणा करने को कहा। 48 को 4 से गुणा करने के लिए कह रहा है। उनके छात्रों में से एक ने इसे मौखिक रूप से हल किया। 48 को 4 से गुणा करने के लिए हम पहले 48 में 48 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे।
उस जिससे कितना हो जाता है 96 बनता है। फिर 96 और जोड़ते हैं तो 192 बनता है। इस प्रकार उसका उत्तर कितना आ रहा है 192। गुणा की उसकी रणनीति के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो आप समझिए बालक ने क्या किया है। बालक ने किया है कि शिक्षक ने क्या कहा कि 48 में 4 का गुणा करिए। तो 48 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 अट्ठे 32 और 4 चौक 16 3 192 आएगा। लेकिन बच्चे ने क्या किया है, बच्चे ने किया है कि 48 को 4 बार उसने जोड़ा। 48 को उसने क्या किया, 48 48 48 48। तो उसने जो गुणा का था, गुणा की संख्या को किसके रूप में समझा, जोड़ के रूप में समझा। और जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं, योग कहते हैं। चलिए देखते हैं अपना ऑप्शन। ऑप्शन कह रहा है बच्चे ने गुणा करने के लिए गलत विधि का उपयोग किया। संख्याओं को गुणा करने के लिए उसे स्थानीय मान एल्गोरिथम का उपयोग करना चाहिए, जो कि गलत है। उसे गुणा की अवधारणा समझ में नहीं आई। गुणा की अवधारणा भी ठीक इसी प्रकार से है। दी गई समस्या एक गुणा की, ये भी आपका गलत है बी। दी गई समस्या एक गुणा समस्या है और योग की समस्या नहीं है, ये भी गलत है। उसने गुणा को बार बार योग के रूप में समझा। बिल्कुल आपका डी ऑप्शन ही सही है, क्योंकि उत्तर तो उसका भी सही आया है, लेकिन उसने गुणा को क्या किया, 4 बार जोड़ दिया, योग के रूप में समझ लिया। उत्तर आप सेम ही आया। तो कौन सा, उसने गुणा को योग के रूप में समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी की जानी चाहिए। क्या कह रहा है कि समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि, जो प्रारंभिक गतिविधि है उसमें से कौन सी गतिविधि सबसे पहले की जानी चाहिए। अगर आप समय को बचाना चाह रहे हैं या समय को समझना चाह रहे हैं तो सबसे अच्छा होगा कि जो बच्चा पहले जान रहा है समय के बारे में, उसके विचार, उसके वाक्यांश, उसके शब्दों के साथ अपने नए ज्ञान को जोड़ दीजिए और उससे चर्चा करिए और उसके अनुभवों को समझते हुए अपने शिक्षण विधि का प्रयोग करिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभवों के बारे में चर्चा करना, ये ऑप्शन आपका सही है। बच्चा को पढ़ाना घड़ी में समय कैसे, ये उतना सटीक नहीं है। बच्चों को पढ़ाना कि बीते हुए समय गणना कैसे करें, ये भी सटीक नहीं है। विभिन्न इकाइयों में समय रूपांतरण करना भी सटीक नहीं है। तो कौन सा, ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। मूल्यांकन का मतलब होता है छात्र के विकास की निगरानी करना। मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है कि बच्चे को पाठ्यक्रम प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना। बिल्कुल आपका जो गलत ऑप्शन है, मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता निर्देशक का निर्णय लेना। तो बी ऑप्शन आपका गलत है और प्रश्न के अनुसार यही सही है। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है। देखिए उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है। उच्च प्राथमिक स्तर में बच्चे 6 से 8 तक होते हैं। तो इसमें अगर हम लोग उनके समस्या को जानें और उस समस्या का क्या करें, समाधान मतलब निदान कर दें, तो इससे अच्छी विधि कोई नहीं हो सकती। व्याख्यान कॉलेज, स्कूल, ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए, प्रदर्शन भी ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए, गतिविधि आधारित अधिगम आपका प्राइमरी के लिए उचित होता है। लेकिन जो उच्च के लिए है, उच्च के लिए समस्या और समाधान विधि सबसे उपयुक्त विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो कौन सा, डी ऑप्शन सही होगा। आपका जो प्रश्न है कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है। अभी हमारा जो था विधि पूछ रहा था, अब यहाँ
अधिगम के लिए पूछ रहा है, तो अधिगम के लिए कौन सा आवश्यक है इसके बारे में हम लोग जानें। एक समस्या को कई बार हल करना ये अधिगम के लिए नहीं आवश्यक है। एक समस्या को हल करने का विभिन्न तरीका ये अधिगम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, सबसे अधिक आवश्यक यही है, क्योंकि हमें समस्या के हल के तरीकों का खोज करना ज़रूरी है। यहाँ याद करना निगेटिव है इसलिए गलत, और शिक्षक बोर्ड पर जो लिखता है सही ढंग से नकल करना, यहाँ नकल करना निगेटिव है इसलिए गलत। तो कौन सा बी ऑप्शन आपका सटीक उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति। जो पूछताछ की रणनीति है वो कैसी होनी चाहिए। हतोत्साहित करना चाहिए। कभी आप बालक को हतोत्साहित करेंगे, यहाँ देखिए हतोत्साहित ही गलत है इसलिए निगेटिव आपका गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कोलाहलपूर्ण शोर बनाती है कक्षा, उसमें बहुत ज़्यादा बात करेंगे, यहाँ देखिए पुनः निगेटिव हम क्या करेंगे ये भी गलत। बच्चों के बीच तनाव, कभी तनाव पैदा कर सकती है, ये भी आपका क्या होगा निगेटिव होगा। उसके बाद बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करने और उनके सोचने पे मदद, तो कौन सा आपका सोचने में मदद, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। जो उच्च प्राथमिक स्तर पे गणित कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति का जो उद्देश्य है यही होता है कि बच्चों का विचार जाने, उनके समझ को व्यक्त करना है, उसके बाद उनके जो सोच रहे हैं उनके आलोचनात्मक रूप में सोचने की मदद को भी हम लोग शामिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका एक शिक्षक ने कक्षा 8 के बच्चे को क्षेत्रफल मापन सिखाया है, लेकिन उनके कई छात्र क्षेत्रफल और आयतन की विभिन्न इकाइयों के उपयोग के बीच में उलझन में हैं। बच्चों में इस तरह के भ्रम का कारण क्या हो सकता है। मित्रों, ये जो कारण होता है बच्चों में इकाइयों का अलग अलग प्रयोग न करना, उनके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना भी हो सकता है। गणित में क्या होता है, तथ्यों को जीवन के साथ प्रस्तुत किया जाता है और जीवन के साथ प्रस्तुत करके उन तथ्य को समझाया जाता है जिससे गणित शिक्षण की क्या हो, रोचकता हो। अब हम लोग अपने ऑप्शन को देखें क्या कर रहा है, बच्चों को क्षेत्रफल की इकाइयों का उपयोग नहीं आता, बिल्कुल गलत है। बच्चों ने विभिन्न इकाइयों को यहाँ याद करना ही निगेटिव है इसलिए गलत है। अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से, बिल्कुल आप जो भी चीज़ समझा रहे हैं बच्चे को, उनको जो है उन बच्चों के दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया है और यही कारण है कि बच्चे क्या हो रहे हैं, बार बार भ्रमित हो रहे हैं, जबकि हमें बताना कैसे चाहिए, उनके दैनिक जीवन से जोड़ते हुए प्रस्तुत करना चाहिए। और यहाँ देखिए एक साथ बताने की बात कर रहा है और एक साथ बताने के कारण बच्चे क्या हो गए, भ्रम में आ गए। तो कौन सा सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कक्षा में गणित वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन हो सकता है। अब यहाँ देखिए गणित वार्तालाप से संबंधित है, हम पूरा ऑप्शन पहले पढ़ लें। यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, गणित विवरणों के बारे में बात करते हुए उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। और ये आपका बिल्कुल अभी सटीक है, लेकिन हम पूरा ऑप्शन पढ़ेंगे। देखिए हमें गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करना है, और जब प्रोत्साहित करना है तो बच्चों की एक सटीक भाषा का उपयोग, मतलब जो उनकी मातृभाषा है उसका उपयोग करना बहुत ज़रूरी होता है और उसमें बच्चा सक्षम भी होता है। यहाँ दूसरा ऑप्शन कह रहा है डरने वाले बच्चों की कक्षा में आपस में बातचीत करने अंतःक्रिया में सक्षम होना। बताइए यहाँ बच्चे को डरने वाली बात, यहाँ डरना भी निगेटिव है और जब आपस में बातचीत करने में करेंगे तो वो क्या समझेगा, दोनों को, इसलिए निगेटिव उत्तर गलत।
सी ऑप्शन कह रहा है गणित के विषयों के बारे में कक्षा में बहस आयोजित करनी चाहिए। ये भी उतना सटीक नहीं है। बच्चों को गणित की कक्षा में प्रमेय और सूत्रों के वाचन में सक्षम होना चाहिए। यहाँ पर सक्षम का मतलब हुआ, वाचन में सक्षम का मतलब याद करना, रटना, और ये भी उतना सटीक नहीं है। आपका ए ऑप्शन ही सही है कि अगर हमें गणित के वार्तालाप पर प्रोत्साहित करना है तो सबसे अच्छा होगा गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए, उनका उपयोग करते हुए समय बच्चों को सटीक उनकी मातृभाषा में सक्षम करके बताना सबसे अधिक जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका कह रहा है गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य। जो नैदानिक परीक्षण होता है वो आपका नैदानिक परीक्षण है किससे संबंधित? नैदानिक परीक्षण का मतलब होता है अंतर को समझना। अंतर को समझने का मतलब, अंतर को समझने का मतलब देखिए, जो नैदानिक परीक्षण है ये शोध द्वारा पता चला, या जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने शोध करके ये पता लगाया, पता क्या लगाया कि जो हमारा पूर्व का ज्ञान है उसका क्या प्रभाव है और क्या दुष्प्रभाव है, प्रभाव और दुष्प्रभाव, इसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाया? नैदानिक परीक्षण। तो प्रभाव और दुष्प्रभाव के बीच में जो अंतर है उस अंतर को समझ पाना क्या कहलाता है? नैदानिक परीक्षण। तो आपका ए ऑप्शन ही सही होगा। बच्चों की समझ में अंतर जानना नैदानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका उपचारात्मक शिक्षण सहायक है। उपचारात्मक शिक्षण कब सहायक होता है? जब आप निदानात्मक शिक्षण कर लेते हैं। निदानात्मक शिक्षण का मतलब, निदानात्मक का मतलब होता है समस्या को पहचानना। जब आपने समस्या को पहचान लिया तो उस समस्या को की उपचार के लिए आप क्या करते हैं? उपचारात्मक शिक्षण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका जो ऑप्शन है पूरी कक्षा को पढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं। जो कमज़ोर हैं छात्र, उनको सीखने में अगर कठिनाई हो रही है उसको दूर करने के लिए, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पाठ की पुनरावृत्ति कह रहा है, गलत है। खेल मार्ग विधि द्वारा शिक्षण के लिए भी गलत है। कमज़ोर छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करना आपका क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? अब यहाँ देखिए रटना कह रहा है। रटना कोई प्रक्रिया है? रटना कोई प्रक्रिया नहीं है। जबकि मानस दर्शन, आकलन, मापन ये तीनों जो है क्या है? गणितीय प्रक्रिया है, गणितीय प्रक्रिया है। तो कौन सा उत्तर आपका सही होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है त्रुटियां। त्रुटियां गणित अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं क्योंकि यह कथन सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि इससे जो शिक्षक होता है वो ये समझता है कि हमारा बच्चा कैसा सोच रहा है। बच्चे के तर्क के बारे में, बच्चे के सोच के बारे में जानकारी लेने के लिए त्रुटियां क्या होती हैं? गणित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो कौन सा कथन सही होगा? कथन आपका सही होगा। तो आपका यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सत्य है, क्योंकि त्रुटियां बच्चे की सोच को दर्शाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट कह रहा है समझ में आया कि नहीं? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। जब बच्चे गलतियां ही नहीं करेंगे तो हम लोग क्या समझेंगे कि कहाँ बच्चा सोच रहा है, बच्चा समझ पा रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है उसके बारे में जाने। आकार पढ़ाते समय एक शिक्षक ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा योजना बना सकता है। देखिए टीचर को पढ़ाना क्या है? आकार, और उसमें वो क्या कर रहा है? ऐतिहासिक स्थानों की जो यात्रा है उसके बारे में योजना बना सकता है। हम क्या करें, पहले ऑप्शन पढ़ लें फिर आपको हम समझाते हैं। अवकाश समय प्रदान करने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकांश पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो चुका है। देखिए ये जो है आकार को पढ़ाने का सबसे अच्छा
तरीका ये नहीं है कि अवकाश समय ही हम लोग इसको प्रदान करें। जो आकार का है ये सबसे अच्छा सटीक होता है आपका क्या कि आकार जो है आपका संचार कौशल को प्रदान करता है, संचार कौशल और वास्तुकला के बारे में प्रदान करता है। तो सबसे अच्छा क्या होता है कि जो आकार है ये वास्तुकला से रिलेटेड है और वास्तुकला से रिलेटेड के साथ साथ ये उसका अभिन्न हिस्सा के रूप में भी जाना जाता है। अब हम लोग ऑप्शन पढ़ें, यह संचार कौशल में सुधार। अब देखिए संचार कौशल तो है लेकिन सुधार करने का अवसर होगा, ये सही नहीं है। आकार हर वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा है, बिल्कुल ये सही है। और इस तरह यात्राएं विषयों के संबंध को प्रोत्साहित करती हैं, बिल्कुल आपका सी ऑप्शन सही है। शिक्षा बोर्ड द्वारा फील्ड ट्रिप की सिफारिश की जाती है, इसलिए इसका आयोजन अवश्य किया जाना चाहिए, जो कि गलत है। आपका सी ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक छात्र को एक घन की सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया था, उसने आयतन निकालना। अब देखिए निकालना क्या था, क्षेत्रफल, लेकिन निकाला क्या, आयतन। गणना में त्रुटि का कारण क्या है। देखिए यहाँ जो छात्र है ना, छात्र ये सोच रहा है कि एक तरीके से हम माने कि उसका कॉन्सेप्ट क्षेत्रफल और अवधारणा दोनों का जो समझा है वो अच्छे से समझ ही नहीं पाया है कि क्षेत्रफल क्या होगा और आयतन क्या होगा। दोनों की अवधारणा उसने एक ही समझी, इसलिए क्या किया, क्षेत्रफल की जगह आयतन को निकाल दिया। तो पहले क्या होना चाहिए, छात्र ने क्षेत्रफल और आयतन की जो अवधारणा है उसको समझने में सक्षम नहीं है। कौन सा ऑप्शन है आपका, चेक करते हैं। छात्र कक्षा को उबाऊ पाता है। अब देखिए उबाऊ ही निगेटिव है, इसलिए गलत हो गया आपका। छात्र उस कक्षा में अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। अब देखिए नहीं जैसा शब्द है निगेटिव। नेक्स्ट क्या कह रहा है, छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझने में सक्षम नहीं है, और यही आपका सही है। क्यों, क्योंकि अगर ये समझ लेता छात्र कि आयतन क्या है, क्षेत्रफल क्या है, तो कभी वो क्षेत्रफल की जगह आयतन को निकालता ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए क्या सही है। देखिए प्राइमरी स्तर पे हमें पढ़ाना है क्या, संख्याओं को। तो सबसे अच्छा क्या होता है, सबसे अच्छा होता है बच्चे को हम किस ढंग से पढ़ाएं, खेल कूद के माध्यम से पढ़ाएं कि उन्हें प्रोत्साहित कर करके पढ़ाएं कि उनका जो है मनोबल तो बढ़ाना हर एक के लिए ज़रूरी होता है। तो सबसे अच्छा होता है उन्हें गहरी समझ को प्रोत्साहित करते हुए पढ़ाएं। कौन सा, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बीजगणितीय चिंतन के बारे में सही है। ऑप्शन क्या है, क्षेत्र माप की अवधारणा उच्च प्राथमिक स्तर पर ही लागू होनी चाहिए, जो कि आपका प्राइमरी स्तर पर भी हो सकता है। 4-5 के जो बालक हैं वहां पर भी हम क्षेत्र माप की अवधारणा लागू कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ से गलत हो गया। बीजगणितीय चिंतन की नींव प्राथमिक स्तर पर रखी जा सकती है, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन सही है। यहाँ केवल है निगेटिव कीवर्ड, इसलिए गलत। ऋणात्मक संख्याओं को प्राथमिक स्तर पर पेश किया जाना चाहिए, ये उतना सटीक नहीं है। कौन सा, बी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि क्षेत्र माप की जो अवधारणा है वो आप कक्षा 4 कक्षा 5 के बालकों में भी रख सकते हैं और बच्चे समझ जाते हैं, क्योंकि वो अपने समाज, परिवार और विद्यालय में टीचर के साथ एक संबंध बनाते हैं और सोच रखते हैं। तो साथियों आज हम लोग गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हल किए, अभ्यास किए। ये प्रश्न आपके परीक्षा सीटेट में आए हुए प्रश्न हैं, और कुछ प्रश्न हम लोग संभावित 15 प्रश्न ऐसे होते हैं जो संभावित प्रश्न देते हैं। 15 प्रश्न परीक्षा में आए हुए जो ट्रेंड करते रहते हैं उस अनुसार से प्रश्न हम लोग बना के देते हैं। तो मित्रों पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको देखिए, उस पर विश्लेषण करिए, अपनी राय को कमेंट में ज़रूर प्रस्तुत करिए।
नए भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।